आज जैसा कि 2 अक्टूबर है, आप लोग जानते हैं, और आप लोगों को इतना तो पता चल ही गया कि आज 2 अक्टूबर है और आज 2 अक्टूबर को देश के 2 महापुरुषों की जयंती है। आज के दिन इस भारत में 2 महापुरुष पैदा हुए, एक को बापू कहा गया तो एक को लाल कहा गया। दोनों का एक वो देखो मिलन शास्त्री जी, एक को बापू और दूसरे को लाल बहादुर शास्त्री। जयंती आज हर जगह पूरे देश में मनाई जाएगी। क्या जयंती हमारे पिताजी की क्यों नहीं मनाई जाती? जयंती हमारे बाबा की क्यों नहीं मनाई जाती? या हम में जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनकी क्यों नहीं मनाई जाती पूरे देश में? केवल एक ही कारण है कि हम लोग, हमारे पूर्वज या हमारे दादा दादी अपने लिए जिए, अपनी संतानों के लिए जिए, तो उनका वंश तो चल रहा है, करवीकांत पाराशर है कोई, लेकिन जयंती पूरे देश में नहीं मनाई जाती। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, किसी भी परिवार का वंश किसी के व्यक्ति के जन्म लेने से नहीं चलता, उसका वंश चलता है उसके अच्छे कर्मों से। अपवाद किसी के भी साथ हो सकता है, जैसे गांधी जी पर भी छींटाकशी करी जाती है। गांधी जी के विषय में मैं आपसे बात करूं तो उस समय गांधी जी, शास्त्री जी, जिस समय गांधी जी बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, उस समय हमारे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ लगभग 90 से 99% लोग अशिक्षित थे। उस समय की स्थिति ये थी कि हिंदुस्तान की, क्योंकि अशिक्षित क्यों थे, इसके पीछे मूल कारण क्या था? हिंदुस्तान तो विश्वगुरु था, हिंदुस्तान तो विश्वगुरु था, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमारे अपने लालच के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, अपने निजी इच्छाओं के कारण हम लोग आपस में फूटते चले गए, फूट पड़ती चली गई। यहाँ पर मुगल आए, उन्होंने हमारे राजे महाराजा जो विशेष से क्षत्रिय महाराज थे, जो ऐसे ऐसे महाराज थे कि अकेले अकेले 10,000 सेनाओं के लिए भारी पड़ जाते थे, ऐसे लोगों को लालच दे दे करके हम में फूट डाल दी, हमारे अखंड भारत को खंड खंड कर दिया, और वो हम पर शासन करने लगे। और धीरे धीरे उन्होंने हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, उसको सबको बेन कर दिया। और एक दौर ऐसा आया, करीब उस दौर की हम बात करें तो 1000-1200 वर्ष का, जिसमें कि हम लोग प्राय मुगलों के अथवा अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। अंत में ब्रिटिश कंपनी एक यहाँ पर आई और उसने यहाँ पर अपना व्यापार शुरू किया, और उसने पाया कि हम में से ऐसे लोग हैं जिनको तोड़ा जा सकता है, और उनको धीरे धीरे करके तोड़ लिया। देश की जो एकजुट आवाज़ बुलंद थी, उसको धीरे धीरे करके उनने बिल्कुल विघटित कर दिया, और बड़े सरल तरीके से हम लोगों पर उन्होंने अपना शासन जमा लिया। कई उस समय राजा महाराजे रानियां ऐसी हुई जिन्होंने विरोध किया, रानी लक्ष्मीबाई हों या और कोई हों, तो करीब 200 वर्ष, 190 वर्ष उन्होंने इस देश पर हुकूमत की, और उसका कारण केवल था हमारी आपसी फूट। हम एकत्रित नहीं थे, हम संगठित नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये किया। अब ऐसे महापुरुष आए कुछ, महात्मा गांधी को बिल्कुल ये आभास नहीं था कि हमारे देश की स्थिति ये है। वो बाहर बैरिस्टर थे, उनके पिताजी उस समय के दीवान थे करमचंद, और गांधी जी विदेश में पढ़ रहे थे। उस समय भी काले गोरे का एक बहुत बड़ा मतभेद था, मतलब जैसे अछूत था। जो देश इंग्लैंड की तरफ है, जो भी आइसलैंड की तरफ जो देश है, वहाँ गोरे लोग पाए जाते हैं, तो गोरे काले का भेद था। गोरे काले के भेद में गांधी जी वहाँ फंस गए, और वहाँ पर उनको धक्का मार के ट्रेन से भी निकाल दिया गया। वहाँ पर उन्होंने लड़ाई काले गोरे की भी लड़ी और उसको भी जीता। इसके बाद जब वो भारत आए तो देखा कि पूरा देश गुलाम है,
उसी दिन, ऐसा नहीं है अपनी नई उम्र में हर एक से गलती होती है। गांधी जी भी जब बैरिस्टरी पढ़ रहे थे वहाँ पर, तो उस समय वो पार्टियों में जाते थे, कोट पैंट पहनते थे, टाई लगाते थे, पाश्चात्यकरण का पूरा वेशभूषा पहनते, और कई बार वो पिकनिकों में डांस भी करते, पार्टियों में जा कर के नाचते भी। लेकिन कितना गहरी बात है कि वो जैसे हिंदुस्तान आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर देश की स्थिति ये है, तो उन्होंने उसी दिन से वो सब कपड़े पहनना छोड़ दिया और यहाँ आकर के एक धोती पहनी केवल, क्योंकि देश की दुर्दशा थी। इसलिए अपने को, अपनी सारी विरासत से, अपनी सारी धन दौलत से अपने को अलग किया, एक झोंपड़ी ली, एक बकरी ली, और देश में कह दिया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। एक आंदोलन शुरू कर दिया उनके खिलाफ, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। अहिंसा के पुजारी, मतलब हम हिंसा नहीं करेंगे, हम एकजुट होकर के उनसे कहेंगे कि यहाँ से जाओ भाई। अभी भी 50 लोग किसी एक व्यक्ति को ये कहें कि भाई यहाँ से जाओ, तो उसे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये 50 लोग अगर हिंसा पर आ गए तो क्या होगा। तो एक अहिंसा के पुजारी जिन्होंने कोई हिंसा नहीं की और उस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। देश में नमक बाहर से आता था, इसलिए गांधी जी नारा दिया कि अपनी चीज़ें अपने आप बनाओ, अपनी चीज़ें अपने आप खाओ, कपड़ा भी विदेश से मत लो। तो उन्होंने चरखा को प्रयोग किया, स्वयं वस्त्र त्याग दिए और चरखा का प्रयोग किया। चरखे का प्रयोग करके बोले कपड़े अपने आप पहनने के लिए बनाओ। नमक का आंदोलन उन्होंने विशाल किया, नमक अपने देश में पैदा करो, समंदर है, समंदर का पानी खारा है, उससे हम नमक निकाल सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे आंदोलन जीवन भर किए। इस महान पुरुष का जन्म 2 अक्टूबर 1800 कितने में, बहुत गलत बात है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ, पोरबंदर गुजरात में। पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी, और माता का नाम पुतली बाई। क्या था, पुतली बाई। और इनकी पत्नी, जिन्होंने पूरे जीवन सहयोग किया, आज जैसी पत्नियां नहीं थीं। आज अगर समाज के काम के लिए पति चला जाए तो पता चलेगा तुम्हें घर की पता है क्या, तुम घर में भी कुछ करते हो क्या, तुम्हें अपने चूल्हा चौके की तो पता नहीं है, आपको ये तो पता नहीं है कि नमक मिर्च नहीं है, और चले गए साहब पंचायत में, चले गए देश समाज में। तो आज स्थितियाँ बहुत दयनीय, ऐसी वीरांगनाएं और ऐसी महान माताएं हुई हैं यहाँ पर, कस्तूरबा गांधी जैसी, जो कदम से कदम मिलाकर पति का साथ दिया। मुख्य आंदोलन उन्होंने दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब समझ रहे हो, असहयोग आंदोलन बोले हम कोई सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण और खेड़ा आदि के ये आंदोलन उन्होंने किया। उन्होंने पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से सब कुछ छोड़ करके ये सब किया। तो उनको देश ने, हमारे पूरे देश ने, भारत ने उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी। ऐसे महात्मा गांधी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ऐसे महापुरुष बार बार इस धरती पर आते रहें और ये देश हमें हमेशा मजबूती प्रदान करे, हमारे ऐसे महापुरुष हमें मजबूती प्रदान करें। दूसरी जो तस्वीर बगल में लगी हुई है वो आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ, यानी कि गांधी जी से कितने छोटे थे, करीब 65 साल, और देश स्वतंत्र हो चुका था। यहाँ पर कोई बालक ये ना सोचे मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। जो कुछ भी इतिहास रचे हैं उन्होंने रचे हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। इतिहास उन्होंने कभी नहीं रचे जो अपने घर में बड़े मज़े से रहते हैं, मज़े से सोते हैं, अच्छा खाना मिलता है, वो कुछ नहीं कर पाते। इतिहास वही रचते हैं जिनके आगे परिस्थितियाँ होती हैं, जिनके आगे संघर्ष होते हैं। आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने इतिहास रचा है। इतिहास आज की भाषा में भी बोले तो धीरू भाई अंबानी ने रच दिया, अडानी ने रच दिया, लक्ष्मीबाई मित्तल ने रच दिया, पैसे वाले की बात करूं तो, और टाटा जी ने रच दिया, रतन भाई टाटा ने।
और ये वो लोग हैं, इनकी गिनती उन लोगों में आती है। अब्राहम लिंकन ने रच दिया, इतिहास उन्होंने बनाए जिनके जीवन में परिस्थितियां बहुत रही। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको पूरा विश्व जानता है, उन्होंने इतिहास बनाया और ऐसी परिस्थिति में बनाया कि उनके घर बार सब सुनामी में बह गए, माता पिता परिवार में भी कोई नहीं रहा। और उस व्यक्ति ने अखबार बेच करके, इमली के बीज बेच करके अपने को पढ़ाया, लिखाया, बढ़ाया और फिर उनको वजीफा छात्रवृत्ति मिली। उसके द्वारा वो पढ़े और पढ़ने के बाद इस देश के महान वैज्ञानिक हुए और फिर वो राष्ट्रपति भी बने। आज जब तक देश रहेगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को लोग नहीं भूलेंगे। वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ। अब उनको पढ़ने के लिए जाना पड़ता, आपकी तरह बसों में नहीं आते, और ना ही ये पट्टियां तक बैठने को स्कूलों में मौजूद थी। अपना टाट पट्टी ले जाना पड़ता था, अपनी कलम और बोधिका, उसमें ये होती थी खड़िया की वो लिक्विड। तो ऐसी परिस्थिति में जब जाते तो गांव जो उनका था नदी किनारे था और प्राइमरी जो थी वो दूसरे नदी के किनारे पर थी। नाव के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो अपने सारे कपड़ों को अपने सिर पर, बैग को अपने सिर पर रख करके नदी में होके जाना और वहाँ पढ़ के आना। इनका जन्म स्थान मुगल सराय वाराणसी। माता पिता इनके, माताजी का नाम श्रीमती रामदुलारी था, पिताजी का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, पत्नी इनकी ललिता देवी हुई। अब ये जब जिस समय देश में प्रधानमंत्री बने उस समय बड़ा संकट का दौर था। 9 जून 1964 को ये प्रधानमंत्री बने और 1964 को प्रधानमंत्री बने। देश को आज़ाद हुए केवल कितने वर्ष हुए थे? 47 से 64 लगा दो, 3, 10, 13, 4, 17 वर्ष देश को आज़ाद हुए थे। देश प्रगति की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। हमारे यहाँ गेहूँ जो आता था, लाल गेहूँ, वो आता था अमेरिका से, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा पहले ही हो चुका था। ऐसी स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो बहुत बड़ा संकट आया उनके सामने। पाकिस्तान ने उनको, अमेरिका ने उनको आंख दिखाना शुरू कर दिया कि तुम पाकिस्तान से अगर अटकोगे, पाकिस्तान से लड़ोगे भिड़ोगे या पाकिस्तान के खिलाफ चलोगे तो हम तुमको गेहूं देना बंद कर देंगे। और हमारे यहाँ इतना आधुनिक खेती नहीं हुई थी कि पूरी प्रजा के लिए गेहूं की व्यवस्था की जा सके। ऐसे में लाल बहादुर जी ने कहा कि एक दिन पूरा देश उपवास करेगा, सप्ताह में एक दिन उपवास करेगा और एक टाइम भोजन करेगा। और स्वयं से शुरू कर दिया उनने। बोले अमेरिका से अब गेहूँ लेंगे ही नहीं, अब गेहूँ उत्पादन अपना ही करेंगे और उसको ही खाएंगे, और भूखे कोई नहीं मरता, शरीर को इतना भोजन मिलना चाहिए जिससे कि ऊर्जा चली जाए। तो उन्होंने उपवास शुरू किया और देश ने 90% देश ने उसकी बात मानी और हम उस संकट से उभर गए। ऐसे लाल बहादुर, आज के प्रधानमंत्री जैसे नहीं, आज के नेताओं जैसे नहीं कि अपना घर बनाना, अपनी कोठी बनाना, अपने कपड़े पहनना बड़े बड़े, ये करना वो करना, नहीं। प्रधानमंत्री होते हुए व्यक्ति तांगे से संसद जाया करते थे, तांगे से। उनके बेटा बेटी कभी भी PMO कार्यालय में नहीं गए पूरे जीवन। पूरे देश सेवा के लिए मैं हूँ, मैं देश सेवा करूँगा, मैं आपका पिता हूँ, आपके कर्तव्य पढ़ाई लिखाई के जितना मैं कर सकता हूँ वो करूँगा, देश से कोई चोरी नहीं करूँगा, कोई भी मैं जो है भ्रष्टता नहीं करूँगा। ऐसा संकल्प लेकर के शास्त्री जी, युद्ध हुआ 1965 में फिर पाकिस्तान के साथ। जब युद्ध हुआ तो वहाँ के प्रधानमंत्री का मुझे नाम याद नहीं है, किसी को याद हो तो बता दें उस समय के हैं। तो वो बड़ा लंबा व्यक्ति था प्रधानमंत्री। तो लड़ाई की स्थितियाँ बन गई, झगड़े की स्थितियाँ बन गई। तो उस समय उन्होंने, वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा, लाल बहादुर जी छोटे थे कद के, और उन्होंने कहा युद्ध होने दो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, युद्ध होने दो, जब आंखों में आंखें डाल करके लाल बहादुर से बात करेंगे। तो पत्रकार, तब फिर एक एम्बेसडर कार ले ली थी उनने, और वो भी पंजाब नेशनल बैंक से फाइनेंस कराया था लाल बहादुर जी ने। तो अपनी एम्बेसडर कार में बैठ करके प्रधानमंत्री कार्यालय को जा रहे थे। जाते समय पत्रकारों ने पूछा, प्रधानमंत्री जी
पाकिस्तान से ये खबर आ रही है कि वहाँ के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि युद्ध होगा और हम जीतेंगे और फिर आंखों में आंखें डाल करके बात करेंगे। लाल बहादुर जी ने उत्तर दिया, बोले युद्ध तो होने दो, परिणाम आने दो, और जिस समय परिणाम आएंगे युद्ध के उस समय मेरा सिर आंख मिलाते समय ऊपर होगा और उसका नीचे होगा। देखो नेगेटिव पॉजिटिविटी, मतलब छोटा होने के बाद भी उत्तर कितना महान था। जब वो छोटे थे दूसरा आदमी बड़ा है तो उसकी तरफ ऐसे ही तो देखेगा। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जब युद्ध होगा और परिणाम जब आएंगे तो मेरा सिर ऊपर होगा और तेरा सिर नीचे होगा। और युद्ध हुआ, पाकिस्तान हारा और लाल बहादुर जी का सर ऊपर हुआ। उन्होंने जब अन्न की आपूर्ति यहाँ पर नहीं हो रही थी तो उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। उनका ये नारा बड़ा सुप्रसिद्ध हुआ, क्योंकि जवान हैं देश में और किसान हैं देश में, तो फिर कोई कमी नहीं। क्योंकि जवान रक्षा करेगा, जवान काम करेगा और किसान अन्न उगाएगा तो देश समृद्ध हो जाएगा। तो उनका नारा था जय जवान जय किसान। और आज का नारा क्या है? जवानों को रोजगार नहीं और किसानों की कोई कीमत नहीं। पुराने जमाने में कहते थे कि नौकरी करना तो बेकार काम है, उत्तम दान उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान। मतलब नौकरी को भीख के समान समझा जाता था। मैं ये उत्तर समझूं, नौकरी आज क्या है कि घर घर में ये स्थिति बन गई है कि नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। पहले किसान संपन्न था क्योंकि किसान को समृद्ध माना जाता था। आज स्थिति ये है कि जो गेहूँ हमारा पालन करता है या जो हमारी फसल होती हैं उन फसलों की कीमत वाजिब हमको मिलती नहीं। उसी गेहूं से जो पार्ले बनता है 100 ग्राम का, कितने ग्राम का आ रहा है पार्ले 5 रुपए वाला इस समय है? 5 कितने ग्राम आ रहा है? 15 ग्राम। 15 ग्राम की कीमत आटे की, 15 ग्राम के आटे की कीमत कितने रुपए है? 5 रुपए। 100 ग्राम की कितनी हो गई? 15 छिक्के 90, 9 पन्ना 45, और 1 किलो की कितनी हो गई? 450। जो गेहूं हम उगाते हैं, इस देश को, इन शिक्षकों को, इन विद्यार्थियों को ये पता तक नहीं है कि देश में हो क्या रहा है। जो गेहूं किसान उगाता है उसको 20 रुपए किलो का भाव मिलता है, और जो फैक्ट्री वाला उसको थोड़ी सी चीनी डाल के और पैकेट में बंद करके देता है, उसको उसी गेहूं का 450 रुपये किलो मिलता है। ये पार्ले का उदाहरण है। यही उदाहरण नहीं है, आज जिस आलू की कीमत किसानों को 5 रुपये 6 किलो रुपए में देना पड़ रहा है, वहीं वो आलू अगर चिप्स में पैकेट हम लेते हैं 10 रुपए वाली तो उसमें 100 ग्राम भी नहीं निकलते, 50 ग्राम निकलते हैं मुश्किल से। 50 ग्राम आलू की कीमत होती है, ऐसे मान लेते हैं 10 रुपए, तो 1 किलो की कितनी होगी? 100 ग्राम की कितनी होगी? 100 रुपए। और 1 किलो की कितनी होगी? 1000। नहीं, उसमें 10 ग्राम निकलता है तो 100 ग्राम की कितनी होगी? 10 गुणा करो बाबूजी, 100 रुपए। और 1 किलो की कितनी होगी आलू की कीमत? 1000 रुपए। ये कौन करवा रहा है? आज के राजनेता। आज अगर सरकार सारा किसानों से माल लेकर के अपने गोडाउन में कर ले और उनका एक निश्चित रूप कर दे कि 50 रुपए किलो गेहूं तो हम लेंगे, बाकी फिर जो व्यापारी लेते हैं हमसे ले, हम आपूर्ति करेंगे, हम अपने राशनों से भेजेंगे, तो किसान को क्या होगा कि 50 रुपए किलो में सरकार ले रही है तो कोई 52-55 देगा तो यहाँ किसी को देंगे वो, नहीं तो फिर वो सरकार को 50 में जाना ही है। तो 1000 रुपए किलो आलू, 1000 रुपए किलो आलू, 400-500 रुपए किलो गेहूं, किनके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए। आज हम विद्यालय चला रहे हैं यहाँ 300 रुपये से 600-700 रुपये फीस लेते हैं, वो भी समय से आती ही नहीं। और इसी पढ़ाई को, इसी क्रम को
अगर आप शहर में जा कर के पढ़ेंगे, कल भी मेरे 3-4 दोस्त नोएडा से आए, उन्होंने एक मुझे कल बड़ा निमंत्रण दिया कि आप ग्रेटर नोएडा आ जाओ, जगह हम दे देंगे 2,500-3 हज़ार वर्ग मीटर। बोले यहाँ फीस कितनी लेते हो? तो आश्चर्य से फट गए वो लोग। बोले हमारे LKG की बच्चे की 5,000 रुपये महीने फीस जा रही है। इस देश की विडंबना ये रही, इस देश के लिए, इस समाज के लिए जिन्होंने किया, उनको लगा मेरी तरह ही भूखा मरना पड़ेगा। एम्बेसडर कार जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पंजाब नेशनल बैंक से ली थी, अपने मरने तक शास्त्री जी उसका लोन नहीं चुका पाए थे। बाद में कोई उनका इंश्योरेंस बेटाओं ने कुछ करके उसको लोन को, सिविल खत्म हो गई थी, उसको जमा किया था। तो ऐसे गौरवमयी प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर जी, जिनका निधन 1966 में हो गया। महापुरुष बहुत ज़्यादा नहीं जीते हैं, केवल 60-62 की उम्र में उनका निधन हुआ और उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ऐसे महापुरुषों से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? ऐसे महापुरुषों से हमें ये सीख लेना चाहिए कि हम सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम देश और समाज के प्रति गद्दारी नहीं करेंगे, हम अपने माता पिता परिवार के प्रति कभी भी अनुशासनहीनता नहीं करेंगे, हम समाज में ऐसे जिएंगे कल बहुत वर्षों तक ना सही, लेकिन हमारे मरणोपरांत कुछ दिनों तक लोग ये कहें कि हाँ कोई व्यक्ति था और उसने कुछ किया था। तो ऐसे महापुरुषों से ऐसी सीख लेनी चाहिए। गलतियाँ निश्चित रूप से जीवन में हर एक किसी को होती हैं। लोग गांधी जी के बारे में भी कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उनके 99 काम जो अच्छे किए उनके बारे में भी ज़रा विचार करिए। आज मुझसे भी शायद हो सकता है बहुत सारी भूल हो जाए, कमियां हो जाए, लेकिन जो अच्छाइयां मेरे में हैं या किसी और व्यक्ति में है, उनकी अच्छाइयों को देखने का प्रयास करें, किसी की बुराई को देखने का प्रयास नहीं करें। अच्छाई देखने का एक कारण बताऊं आपको, तो ये समझ लीजिए, भगवान श्री रामचंद्र का युद्ध रावण के साथ हुआ और रावण ने उनकी पत्नी को हरा और उसी के कारण ये युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो रावण की हार हो गई। रावण जब मरणासन्न स्थिति में पड़ा था तो उस पर ज्ञान बहुत था, प्रखंड विद्वान पंडित था। तो भगवान राम ने उसकी सारी बुराइयों को नज़रअंदाज किया और लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण जाओ, ये ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत ही राजनीति और कूटनीति वाला है, इसलिए राजनीति कूटनीति से सीख करके आओ। तो उन्होंने ये समझा होता कि ये कौन है, हमने तो मार डाला है, इसको बंद कर डाला है इसका, लेकिन नहीं, भगवान राम ने फिर भी लक्ष्मण से ये कहा कि इससे सीखो कुछ। तो मैं इस विषय को इसलिए कह रहा हूँ कि रावण में इतना मतलब सबके प्रति दुराचार करना, संत महात्माओं को मारना, अत्याचार करना, ये सब था। उसके बावजूद भी भगवान राम ने उसकी एक अच्छाई को पकड़ लिया कि इसमें एक विद्वता बहुत है, इससे कुछ सीख लो। ऐसे ही हम में से अध्यापक हैं, उनमें किसी में कोई कमी होगी, लेकिन वो जो जानते हैं, जो समझते हैं, उसको आपको उनसे सीख लेनी चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। विद्यालय परिवार आपके हित के लिए, आपको शायद पता होगा कि 3-4 दिन पहले एक दिन विद्यालय की एक समीक्षा बैठक चली है। समीक्षा बैठक करीब 4-5 घंटे चली, जिसमें कि हम सभी फिर से एकजुट होकर के आपके लिए पढ़ाई के नए नए नियम और नई नई चीज़ें चला रहे हैं, ताकि आपका लॉकडाउन के कारण या अन्य किसी विषय के कारण आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करते हुए हम आपको आगे बढ़ाएं। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप विद्यालय के साथ सहयोग करें, विद्यालय की बात का अनुपालन करें, विद्यालय और विद्यालय के शिक्षक गणों की बातों का पूरा ईमानदारी से निर्वहन करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, लाल बहादुर शास्त्री की जय हिंद।